मान लो कि एक अंतरिक्ष यान गहरे स्पेस में बिजली खत्म कर लेता है। वो पारंपरिक तरीके से नहीं गिरेगा क्योंकि वहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। न्यूटन ने एक बार कहा था कि एक वस्तु तब तक गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। हमारे मामले में ये बाहरी बल गुरुत्वाकर्षण है। दूसरे शब्दों में, अगर आसपास कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो ये जड़ता के कारण चलते रहेगा। ये उसी दिशा में चलता रहेगा और हम इसकी दिशा को बदल नहीं पाएंगे या इसे किसी तरह से समायोजित नहीं कर पाएंगे। ये गहरी स्पेस में लगभग हमेशा के लिए यात्रा करती रहेगी। ठीक है, कम से कम तब तक जब तक विकिरण और कॉस्मिक किरणें इसे न नष्ट कर दे, और जब तक कोई खगोलीय शरीर जैसे कि कोई उल्का इसे न नष्ट कर दे, और बेशक जब तक ये किसी ग्रह या तारे जैसी ग्रेविटेशनल खींचाई वाली चीज से न टकरा जाए। इन सब चीजों की संभावना अंतरिक्ष यान की स्थिति और उसकी दिशा पर निर्भर करती है। वॉयेजर 1 को नासा ने 1977 में लॉन्च किया था। ये अब लगभग 50 साल से अपने सफर पर है। अभी ये धरती से सबसे दूर का मानव निर्मित वस्तु है जो 50 अरब मील से ज्यादा की दूरी पर है। ये हमारे सभी ग्रहों से बहुत दूर है और ये पहला अंतरिक्ष यान है जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहा है, जो कि हमारे आकाश गंगा में सितारों के बीच का विशाल खाली स्थान है। ये हमारे सौर मंडल के बाहर का स्थान है जहां कोई ग्रह, चांद या हमारे सूरज से जुड़े कोई अन्य वस्तुएं नहीं है। हालांकि ये अभी भी हमारे सौर मंडल में है। इसे छोड़ने के लिए वॉयेजर 1 को ऑट क्लाउड को पार करना होगा, जो कि बड़े बर्फीले वस्तुओं का एक समूह है जहां से शायद हमारे सौर मंडल की सभी धूमकेतु आती है। वॉयेजर को क्लाउड के अंदरूनी किनारे तक पहुंचने में लगभग 300 साल लगेंगे और फिर इसे पार करने में लगभग 30,000 साल लगेंगे। वॉयेजर 1 के पास एक खास प्लेट है, जैसे बोतल में एक संदेश। इस प्लेट को गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। ये सच में सोने की नहीं है, बल्कि एक चमकीले सुनहरे रंग की है। इस प्लेट पर ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी की कहानी बताती है। इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर वॉयेजर कभी किसी अतिरिक्त पृथ्वी के प्राणियों से मिले। इस रिकॉर्ड में अलग अलग भाषाओं में अभिवादन है, पृथ्वी का संगीत है और यहाँ तक कि प्राकृतिक आवाजें भी हैं, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट। जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती है, वॉयेजर 1 से आने वाला सिग्नल धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। आखिरकार ये इतना कमजोर हो सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन उपकरण इसे पकड़ नहीं पाएंगे। वॉयेजर 1 के इंजन की पावर आउटपुट भी समय के साथ घटती जा रही है। ये धीरे धीरे ईंधन खत्म कर रहा है। जब इसके सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे तो हमारा संपर्क इस अंतरिक्ष यान से टूट जाएगा। वॉयेजर 1 2025 तक काम करेगा। उसके बाद ये अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। सौभाग्य से इसे लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था और इसके रास्ते में कुछ मिलने की संभावना बहुत कम है। इसे देखते हुए ये शायद अरबों सालों तक चलता रहेगा। एक दिन ये शायद दूसरे तारे के सिस्टम तक पहुंच जाएगा और शायद हमारे सूरज से भी ज्यादा समय तक चलेगा। वॉयेजर 2 के लिए भी यही बात है। ये यात्रा करती रहेगी जब तक ये इंटरस्टेलर स्पेस तक नहीं पहुंच जाती। अपने जुड़वा भाई के साथ वॉयेजर 2 कुछ समय तक हमें वैज्ञानिक और व्यवस्थित डेटा भेजती रहेगी, भले ही वो इंटरस्टेलर स्पेस में हो। लेकिन आखिरकार ये भी काम करना बंद कर देगी और मिल्की वे में एक शांत अवशेष की तरह तैरती रहेगी। जब स्पेसक्राफ्ट के पास कुछ भारी होता है तो अनिवार्य रूप से वही होता है, ये उस चीज पर गिर जाता है। इसी वजह से न्यूजीलैंड के पार विशाल दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक अनोखी और दिलचस्प जगह है जिसे स्पेसक्राफ्ट कब्रिस्तान कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे साउथ पैसिफिक ओशन अनइनहेबिटेड एरिया कहा जाता है। ये पॉइंट नीमो के पास है, जो किसी भी द्वीप से सबसे दूर का स्थान है। ये उन अंतरिक्ष यानों के लिए अंतिम विश्राम स्थल है जो अपने मिशन को पूरा कर चुके हैं और जो समय के साथ खराब होने के कारण अपनी उम्र की सीमा तक पहुंच चुके हैं। कभी कभी ये बड़े अंतरिक्ष यान इतनी भारी होते हैं कि धरती के वायुमंडल में वापस आते समय जल नहीं पाते। ऐसे में इन्हें एक दूर के समुद्री इलाके में क्रैश या पानी में गिराने के लिए भेजा जाता है। इससे हमें वापस आने और टकराने के दौरान किसी संभावित खतरे से बचाने में मदद मिलती है। लेकिन इस जगह के साथ कुछ बड़े मुद्दे भी हैं। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित है कि ये अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान महासागर पर क्या असर डाल रहा है। जब अंतरिक्ष यान धरती पर लौटते हैं तो अक्सर ये केमिकल्स गिरा देते हैं। इनमें से एक केमिकल है हाइड्राजाइन, जो एक खतरनाक रॉकेट पदार्थ है। अफसोस की बात यह है कि ये पुनः प्रवेश के दौरान पूरी तरह से जल नहीं पाता, जिससे ये महासागर में रिसाव कर जाता है, जो न सिर्फ समुद्री जीवन के लिए खतरनाक है बल्कि हमारे लिए भी। हमने इस समस्या को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो देशों के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
लेकिन ये समझना आसान नहीं है कि कुछ अंतरिक्ष यानों के लिए कब्रिस्तान में जाना कितना जोखिम भरा है। हम ये नहीं कह सकते कि हवा में जाने के बाद उस पदार्थ का कितना हिस्सा बचा है। जिन अंतरिक्ष यानों के गिरने की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें अक्सर अंतरिक्ष में कचरे की तरह छोड़ दिया जाता है। हम ऐसे किसी भी मानव निर्मित वस्तु को जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है और अब बेकार हो गई है, कचरा कहते हैं। ये बहुत खतरनाक भी है। पृथ्वी के चारों ओर 27,000 से ज्यादा टुकड़े के अंतरिक्ष कचरे हैं जो तेज गति से घूम रहे हैं। ये सब मानव और रोबोट मिशनों को खतरे में डालता है और अंतरिक्ष यानों को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हम पहले बताए थे, आमतौर पर हम स्पेस डेब्री से छुटकारा पाने के लिए यानों को वापस धरती पर लाने की कोशिश करते हैं। इससे जब वो तेज गति और हवा के दबाव के कारण वापस आते हैं तो जलकर खत्म हो जाते हैं। ये तरीका छोटे वस्तुओं के लिए आमतौर पर काम करता है। कुछ रिस्की तरीके भी हैं, जैसे स्पेसक्राफ्ट को खुद ही टूटने देना या दूसरी चीजों पर गिरने देना या विस्फोट करना। ये तरीके अच्छे नहीं हैं क्योंकि इससे और भी ज्यादा डेब्री बन जाती है, भले ही वो छोटी हो। तो अब वैज्ञानिक पुराने स्पेसक्राफ्ट से छुटकारा पाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे कि जाल और मैग्नेटिक आर्म्स। एक चीज है जिसे रीयूज करने वाला स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। ये ऐसा स्पेस व्हीकल होता है जिसे एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि स्पेस प्लेन जैसे स्पेस शटल और ड्रीम चेजर या कैप्सूल जैसे स्पेस एक्स ड्रैगन। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लॉन्च हो सके, कक्षा में जा सके, फिर धरती पर लौट सके और ये सब फिर से कर सके। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये स्पेसक्राफ्ट और उनके यात्री या सामान सुरक्षित रहें जब ये वापस आ रहे हों, जो कि करना काफी मुश्किल होता है। रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट में खास सिस्टम होते हैं जो उन्हें सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लाने में मदद करते हैं। स्पेस शटल उदाहरण के लिए में OMS पॉड्स होते थे, जो खास तरह के बैकपैक जैसे होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को मूव करने और स्पेस में उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन के पास अपने खुद के इंजन होते थे जो इसे धीमा करने और नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में प्रवेश करने में मदद करते थे। उनके पास एक हीट शील्ड भी होती है जो रीएंट्री के दौरान उसकी रक्षा करती है। हीट शील्ड अलग अलग सामग्रियों से बनाई जा सकती है, लेकिन उन्हें मजबूत होना चाहिए और कई बार के सफर को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। एक ऐसी हीट शील्ड बनाना जो मजबूत और हल्की दोनों हो, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। अंत में अगर कोई अंतरिक्ष यान रनवे पर उतरता है तो उसे पंख और लैंडिंग गियर की जरूरत होती है। ये भी वजन बढ़ाते हैं। कुछ डिजाइन जैसे लिफ्टिंग बॉडीज या स्पेस शटल का डेल्टा विंग इन हिस्सों का वजन कम करने की कोशिश करते हैं। लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट को अगले एडवेंचर पर जाने से पहले कुछ मरम्मत की जरूरत हो सकती है। ये प्रोसेस थोड़ा समय ले सकती है, 1 साल तक, और अगर इसे ठीक किया गया है तो हमेशा इसे फिर से इस्तेमाल करना संभव नहीं होता। एक लिमिट भी होती है कि स्पेसक्राफ्ट को कितनी बार ठीक किया जा सकता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे पहले कि उसे रिटायर होना पड़े। अलग अलग स्पेसक्राफ्ट की फिर से इस्तेमाल होने की अलग अलग क्षमताएं होती है। आखिरकार कभी कभी हम एक अंतरिक्ष यान को बचा भी सकते हैं या फिर उसे नया रूप देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉयेजर 2 इसका एक उदाहरण है। 1978 में इसकी रेडियो में थोड़ी दिक्कत हुई थी। इंजीनियर्स ने इसे बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करके ठीक किया। तब से ये हमारी सौर मंडल का 40 साल से ज्यादा समय से अध्ययन कर रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप है, सबका दादा। हालांकि इसकी शुरुआत 1990 में धुंधली रही। काम जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। तस्वीरें कम गुणवत्ता वाली थी। खुशकिस्मती से 1993 में अंतरिक्ष यात्री ने इसे अंतरिक्ष में सही कर दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ सुधारने वाले दर्पणों का इस्तेमाल किया। अब यह हमें ब्रह्मांड के शानदार दृश्य देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुरी परिस्थितियों में भी अंतरिक्ष यान से जुड़ी समस्याओं को हल करने के कई संभावित विकल्प होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।